किस प्रकार की सरकार है कि आतंकवाद का खुलेआम साथ दे रही है। कभी ये हिजाब के ऊपर लड़ाई करते हैं, फिर कभी आप ये टोपी के ऊपर, कभी कुरान पाक को लेकर। कुरान पाक जबकि एक ऐसा किताब है जो 100% सही, 100%, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता और नहीं निकाल पाया आज तक। देखिए, पुलिस वालों से कोई सीधा ये पूछे कि तुम न्याय विभाग के हो क्या, तुमने कैसे फैसला ले लिया, कैसे जजमेंट कर लिया तुरंत? क्या उसके पास में प्रमाण पत्र था कि ये मंदबुद्धि है? और जो मंदबुद्धि होगा उसे तो अपना ही नहीं पता होता मैंने कपड़ा पहना है नहीं पहना है, या ये कुरान पाक है, या ये गीता है, या ये कोई बाइबिल है, या ये कोई और धर्म की किताबें हैं, या ये पढ़ने वाली पहली दूसरी क्लास की किताबें हैं। ये सब एक ढकोसला है और ये केवल SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के ऊपर दोबारा से गुलामी थोप रहे हैं। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2024 का चुनावी एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए RSS काफ़ी लंबे अरसे से देश में एक तबके के खिलाफ लगातार नफरत फैला रहा है। और जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के सियासत देश में हो रही है, जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़ चुके हैं, इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी से राजुद्दीन गादर साहब मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आप मेरठ से हैं, मेरठ में टोपी लगा ली, इसकी वजह से एक लड़के को लिंच कर दिया जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी पहन कर के कॉलेज में आने की। तो कैसे देखते हैं जो ये नफरती माहौल लगातार बन रहे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप हमारे ऑफिस आए और आपने ये हम लोगों को चुना कि हम लोग इस पे मुद्दे पे बात करें। देखिए, जो टोपी का मुद्दा है या कपड़ों का मुद्दा है, ये तो इस्लाम मज़हब का एक, ये देखिए कि वो एक जो प्रारंभिक होती है बातें, सर ढक के रखना, कपड़े फुल पहन के रखना, अपने सतर का कोई चीज़ अंग ना दिखना, चाहे वो महिलाओं में हो चाहे वो मुस्लिमों में हो, एक ये विचारधारा है। क्योंकि जितना हम लोग नज़रें नीचे रखें, ये नहीं कि सीना उठा करके चलें या देखें, वो एक इस्लाम मज़हब का प्रारंभिक तरतीब है, विचारधारा है। तो लेकिन जो नफ़रती लोग हैं, जो गुंडई तत्व के प्रवृत्ति के लोग हैं, या कह सकते हैं देश को गद्दार हैं, या देश के दुश्मनी रखते हैं, देश के लिए उनके महापुरुषों ने कोई बलिदान नहीं दिया है, तो वो लोग ही ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि उनकी विचारधारा में यही है कि नंगा, जो हम पुराना हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को, हमारी बहन बेटियों को भी तन ढकने का, यानी छाती ढकने का भी अधिकार नहीं था। और जब यहाँ आप इस्लाम मज़हब से पहले जब यहाँ का इतिहास देखते हैं भारत का, तो यहाँ पर एक मनुस्मृति लागू थी। मनुवाद एक राजनीतिक स्टंट पे या सत्ताधारी पे समझ लो, क्योंकि इन लोगों का एक षड्यंत्र ही है कि लोगों को नांगा रखना, नंगे रखना, उनके तन बदन पे कपड़े उतार देना, उनको भूखमरी की कगार पे पहुंचा देना, उन्हें बेरोजगार से त्रस्त कर देना, महंगाई से त्रस्त कर देना, जो आज की सरकार वर्तमान में कर रही है। तो वही पुराना इनका ढर्रा है। अभी आपने देखा होगा कि संसद में भी सिंगुल स्थापित किया, यानी सामंतवादी व्यवस्था, यानी तानाशाही रवैया। तो जो लोकतंत्र है, ये डायरेक्ट लोकतंत्र की हत्या करने पर लगे हुए हैं। और SC ST OBC माइनॉरिटीज़ में फूट डाल करके ये देखिए 6743 जातियाँ बना दी, और OBC को आज तक हक अधिकार नहीं मिला है। जबकि 1931 की जनगणना हुई थी यहाँ पर, उसके अनुसार 52% यानी 52% यहाँ OBC वर्ग रहता है हमारा। लेकिन आज तक उनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला। सर, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं, ये तो बात सिर्फ मेरठ की हुई, दिल्ली में एक मुस्लिम को सिर्फ इसलिए निशाना बना लिया कि उसने एक थाली से केला उठा करके खा लिया। मैं आज ही जयपुर से लौटा हूँ, जयपुर की तस्वीर सामने आती है कि कुर्ता पजामा पहन करके जा रहा था, नाम पूछा, 22 बार वार किए गए उस लड़के के ऊपर कि सिर्फ वो मुसलमान था। तो क्या ये देखा जाए कि जब पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक मुस्लिम सांसद को प्रताड़ित
प्रताड़ित किया जाएगा और ये साफ तौर पर कहा जाएगा कि तू मुसलमान है, तू आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये कह करके हमला होगा पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, तो ये तस्वीरें सामने आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी उस सांसद को इनाम देती है कि राजस्थान में उसे बड़ा पद दे दिया जाता है। मान्यवर, ये तो देखिए आपने ही जवाब दे दिए मेरी बात के। जो ये सरकार है वर्तमान में, आप इसी से अंदेशा लगा सकते हो कि ये किस प्रकार की सरकार है कि आतंकवाद का खुलेआम साथ दे रही है, और ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, और ये देश को गुमराह करने वाले की सरकार है, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ OBC का सब कुछ हक अधिकार छीन करके ये केवल लेटरल एंट्री से भी OBC का कोई पद नहीं दे रही हैं। और लेटरल एंट्री से भी आप देख सकते हैं कि मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं उन्हीं को ये सबसे ज़्यादा ताजपोशी कर रही हैं, सबसे ज़्यादा बड़े पदों पर बैठा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनाए जा रहे हैं। न्याय विभाग इनके यहाँ पे चरित्र में नहीं है, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ों ने भी कह दिया था कि जो ये ब्राह्मणवाद है, ये मनुस्मृति जो है, ये कभी भी चरित्र से बढ़िया नहीं रह सकती है। न्याय इनसे कभी संभव नहीं है। न्याय प्रिय केवल एक इस्लाम मजहब रहा है, और इस्लाम मजहब पर ये इसीलिए हमला कर रहे हैं, बराबर उसी पे अंगुली लगाते हैं, क्योंकि इस्लाम मजहब के आप देखिएगा यहाँ पर कम से कम 28% जो है मुस्लिम समाज आबादी ही रहती है, लेकिन आज भी कागज़ों में ये 14.5% दिखाते हैं, 14.5। तो लेकिन उनको 14.5 भी अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जाति है, ऐसा धर्म है, ऐसी विचारधारा है, ऐसा मानवतावादी है कि वो कानून पर पूरी तरीके से फोकस करती है और यकीन रखती है पुख्ता। अभी आपने जो कहा, अभी उसी से साबित हो जाता है कि देखिए एक स्कूल में कैसी गंदी, मंदिर में जो शिक्षा का मंदिर होता है उसमें बच्चों को मुस्लिम होने के बावजूद कहते हैं कि जो हिंदू बच्चे हैं वो एक एक थप्पड़ मारा जाए है। अभी दिल्ली में हुआ, अभी मुजफ्फरनगर के पास में एक गांव में हुआ, अभी मेरठ में एक घटना हुई, एक वो टोपी लगा करके अपनी बहन को छोड़ने को, उसकी फ़ीस जमा करने या कुछ भी जा रहा था वहाँ पे, और फिर कहा कि जी फ़ोटो खींच रहे थे। अरे फ़ोटो खींचना कौन सा गुनाह है? तुम नहीं लेते हो क्या सेल्फी? यदि कहीं जा रहे हो तो आपका हक अधिकार है, सारी चीज़ें हैं। आप भी अपने परिवेश देखोगे, अपनी बहन की सुरक्षा देखोगे कि मेरी बहन कहाँ पढ़ने जा रही है। लेकिन इन लोगों को वो रास नहीं आता। कभी ये हिजाब के ऊपर लड़ाई करते हैं, फिर कभी आप ये टोपी के ऊपर, कभी कुरान पाक को लेकर। कुरान पाक जबकि एक ऐसा किताब है जो 100% सही, 100%, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता और नहीं निकाल पाया आज तक। वह भारतीय संविधान जो है उसके ऊपर ये बदलाव कर रहे हैं बराबर, कि लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का हक अधिकार ना मिले। और सबसे ज़्यादा ये जो धोखा कर रहे हैं ये OBC के समाज के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि माननीय प्राइम मिनिस्टर जो है आज, वो OBC समाज से बतलाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो OBC से नहीं है, क्योंकि वो व्यापारी हैं, वो वैश्य समाज से हैं। जो OBC से होते तो जाति आधारित जनगणना शुरू करा देते, लेकिन नहीं करा सकते, क्योंकि उनके जो ब्लड है, DNA है, उसमें ही नहीं है। जो ब्लड है OBC का होता तो OBC के हमदर्दी होता। कहते हैं ना कि अपना मारे तो वो छाँव में गिरे और दूसरा मारे तो वो धूप में डाले। तो यदि ये OBC के होते तो ये अपने OBC समाज के लिए बढ़ाने के लिए जाति आधारित जनगणना करते और लेटरल एंट्री से भी OBC समाज के जज बनाते, न्याय विभाग में लाते हैं। कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कार्यपालिका में भी नहीं है, विधायिका में भी नहीं है, और ये केवल एक गुलाम बना करके रखते हैं। अभी महिलाओं के देख लीजिए, अभी मणिपुर में जो घटना हुई उससे सब साबित हो जाता है कि ये आदिवासी समाज की हमारी बहन बेटियों के साथ में इन्होंने क्या अत्याचार करे। क्योंकि राजुद्दीन साहब, जैसे अभी बातों बातों में आपने जिक्र किया कुरान शरीफ को लेकर के, जयपुर से ही एक घटना अभी सामने आई कि एक शख्स जो मुस्लिमों में वलीमा चलता है उस वलीमे में जाता है, टोपी पहन करके 4-5 लोग घुसते हैं, जय श्री राम के भड़काऊ नारे लगाते हैं और फिर उस कुरान शरीफ को निकाल करके फाड़ दिया जाता है। और जब उसे पकड़ा जाता है तो मुसलमान उस तस्वीर को नहीं दिखाते जो जगह जगह पकड़ करके ये लोग लिंच कर देते हैं। एक शख्स को पकड़ लिया जाता है, पुलिस प्रशासन बोलता है कि वो मंदबुद्धि है, वो पागल है, इसलिए उसने
इस हरकत को अंजाम दे दिया। कैसे देखते हैं पुलिस अधिकारी जो पूरी तरीके से ऐसी घटना के बाद, वो भी जब बात कुरान शरीफ की आती है तो मंदबुद्धि बता देते हैं? अरे मान्यवर, आपने खुद ही जवाब दे देते हो तो फिर मेरे से क्या पूछते हो? देखिए, पुलिस वालों से कोई सीधा ये पूछे कि तुम न्याय विभाग के हो क्या, तुमने कैसे फैसला ले लिया, कैसे जजमेंट कर लिया तुरंत? क्या उसके पास में प्रमाण पत्र था कि ये मंदबुद्धि है? और जो मंदबुद्धि होगा उसे तो अपना ही नहीं पता होता मैंने कपड़ा पहना है नहीं पहना है, या ये कुरान पाक है, या ये गीता है, या ये कोई बाइबिल है, या ये कोई और धर्म की किताबें हैं, या ये पढ़ने वाली पहली दूसरी क्लास की किताबें हैं। ये सब एक ढकोसला है और ये केवल SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के ऊपर दोबारा से गुलामी थोप रहे हैं। गुलामी की ओर इन्होंने अग्रसर कर दिया, देश को बेच दिया है। देश में आज भी हमारी सुरक्षा के हक अधिकार नहीं है। यदि इन लोगों के अंदर न्याय चरित्र है, या यदि ये चाहते हैं कि लोकतंत्र के तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो EVM हटा करके ये बैलेट पेपर से चुनाव करा करके देख लो, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। जिसने ईजाद की है EVM मशीन को, उन्होंने आज तक अपने देश में EVM से चुनाव नहीं कराया। और उसका सबूत है, मैं आपके पास में अभी ये अखबार ही ले लूँ। इसमें अखबार में यदि पुरानी पेंशन पर कर्मचारियों ने रैली कर कसी कमर, और मैं इसको आज यहाँ से उठा करके रख दूँ, मैं 10 साल बाद भी उठाऊँगा तो यही लिखा हुआ मिलेगा, यही लिखा हुआ मिलेगा, कुछ और बदला जाएगा। अभी आपके पास में मैं मोबाइल ले लूँ, मोबाइल से मैं आपको कॉन्फ्रेंस पे बात कराता हूँ, तो आपके पास जो मेरा नंबर जाएगा तो मेरे से ही बात होगी ना, लेकिन आपके साथ में दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है। अभी आपने देखा चंद्रयान गया यहाँ से, और उसको कमांड कहाँ से किया जा रहा था? इंडिया से, भारत से। लेकिन वो कहाँ से कमांड हो रहा था? चंद्रयान, यानी कई 100 किलोमीटर दूर। आप जब वो कर सकते हो तो EVM मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कहीं से भी उसको जो है कमांड कर सकते हो। और यदि आपके दिल में जरा सा भी कोई दुख दर्द नहीं है और ये चाहते हो कि भाई हम तो बिल्कुल क्लियर फेयर चुनाव करा रहे हैं, तो जो VVPAT की पर्ची होती है उसको हैंड टू हैंड उसको मिलना चाहिए, मिलान होना चाहिए कि साथ में जब काउंटिंग हो उतनी ही तुरंत उसकी VVPAT की पर्चियाँ होनी चाहिए। यदि तुम EVM पे ही भरोसा करते हो, नहीं है तो बैलेट पेपर से कराया जाए, सीधी सी बात है। और ये आज जो अभी कहा आपने कि ये हमारा राजस्थान ही नहीं, ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, नए नए षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि जो श्री राम का उद्घोष करते हैं, उनसे ये पूछिए कौन से मजहब के हो आप, कि कौन सा धर्म है जो एक मानवता के ऊपर आप आक्रमण करते हो, आक्रामक हो जाते हो। यानी कि वो खुद आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। क्योंकि श्री राम का जो जिसको ये बतलाते हैं, आप इतिहास यदि पढ़ते हैं तो हमारा जो इतिहास है, साकेत नगरी जिसे अयोध्या कहते हैं, बिना जीता हुआ, बिना लड़ाई के एक जीता हुआ अयोध्या, यानी बिना युद्ध किए हुए जीता हुआ एक वो नगरी है जो साकेत है, बौद्धिस्टों का एक बहुत बड़ा हब था, जहाँ व्यापार हुआ करता था। और उसके पीछे में जो आज ये अभी भी पीछे खुदाई हुई है तो वहीं बुद्ध भी निकलता है। तो ये मेरा जो देश है ये बुद्धमय देश है। और इसमें विश्व गुरु था कब? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त के सामने टाइम में। लेकिन आज के कहते हैं विश्व गुरु, फिर कहते हैं ये अखंड भारत बनाएंगे। अरे अखंड भारत बनाते हो तो जो ये सीमाएं बनी हुई हैं इन्हें हटा दो, अपना अखंड हो जाएगा। लेकिन तुम तो अभी भी तोड़ने चाहते हो, मुस्लिमों के नाम पर, कभी सिखों के नाम पर, कभी जैनियों के नाम पर, कभी बौद्धिस्टों के नाम पर, कभी द्रविड़ों के नाम पर। अभी सब लोग अपने अपने देश की मांग कर रहे हैं अपनी अपनी। तो उसके लिए आप क्या करोगे? कहाँ से अखंड रह जाएगा? खंडित हो जाएगा। ये खंडित करने के लिए षड्यंत्र है इन लोगों का। और देश को दोबारा से एक व्यापारी, कुछ तो व्यापारी हैं उनको बेच रहे हैं, उनकी कर्जे माफ़ कर रहे हैं, और जो आम जनता है उसको जेलों में ठूस रहे हैं। आज महंगाई किस मुद्दे पर कितनी बढ़ गई है और बेरोजगारी कहाँ है कहाँ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। चलिए मेरे साथ गाँवों में और शहरों कॉलोनियों में रोटी रोजी के लिए लोग तरस रहे हैं। और आज जो है ये लोग कहते हैं जी आज विश्व गुरु बन गया। अरे दूसरों के सामने आप कितना ही कर दो। जिसमें अभी इन्होंने ये G20 करा
उसके जो कर्मचारी थे उन बेचारों को तनख्वाह नहीं दी है। अभी जो वैज्ञानिक उसमें इसरो में लगे हुए हैं, चंद्रयान पे काम किया, उनकी तनख्वाहें नहीं दी है और वैसे खर्च कर रही हैं अपने शौक के लिए। आप 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हो। अरे माननीय हजरत औरंगजेब से आप सीखिए कि उन्होंने जो अखंड भारत बनाया था और अखंड भारत में सबको हक अधिकार, अपना भेष बदल करके गरीब रात को निकलते थे, अपनी टोपी बुन करके, कुरान पाक लिख करके अपना जीवन यापन करते थे, रोटी खाया करते थे। और जो हज़रत टीपू सुल्तान से देखिए कि उन्होंने जो है हमारी बहन बेटियों को जो छाती ढकने का इन्होंने कर लगा रखा था, उसको अधिकार दिया कि आप अपनी छाती ढक करके, तन को ढक करके काम करेंगे। लेकिन उसी एरिया में इन्होंने अभी एक हिजाब के ऊपर मुद्दा उठाया था एक लड़की का कॉलेज में, लेकिन उसने फिर भी अपना लड़ाई लड़ी, कर्नाटक में शायद है वो। तो ये लोग तो कभी किसी का मुद्दा देते हैं, कभी किसी का मुद्दा देते हैं। मैं कहता हूँ कि मुस्लिमों पर और अत्याचार जितना ये करेंगे जब ही उनको खून खोलेगा और जब यह हक अधिकार की बात करेंगे, क्योंकि मुस्लिम वो है जो जैसे सोमनाथ का मंदिर में ये घटनाएं किया करते थे या उससे पहले और घटनाओं में हुआ करती थी कि उसका जो गर्भगृह बतलाते हैं वहाँ ये षड्यंत्र करते हैं। हमारे यहाँ जो बौद्ध समाज ने इतने मंदिर वो बनाए थे, बौद्ध स्तूप, इन्होंने मंदिर बना दिए उनको, तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, वो मंदिर बौद्ध स्तूप बनने चाहिए दोबारा से। ये जो घटनाएं हैं हिंदू मुस्लिम की कर करके पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। जबकि हिंदू धर्म इनका आप 1875 का यदि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं उसमें भी नहीं है, और जवाहरलाल नेहरू की किताबें पढ़ते हैं या पंडित को औरों की पढ़ते हैं, जितना भी सबूत है हमारे पास, डॉक्यूमेंट्री सबूत है कि कुछ नहीं है। केवल एक इन्होंने 1915 में तिलक थे, मान्य तिलक जी है कोई, उन्होंने जो है हिंदू महासभा बनाई और ये लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र किया और आज आकर के ये 2014 में सफल हुए। आज जो है मुस्लिम सांसद बतलाइए मुझे 16 स्टेटों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मुस्लिम हैं उसकी आबादी के अनुसार क्या होना चाहिए, जैसे SC ST जो हमारा समाज है उसके अकॉर्डिंग इनकी 18% की जनसंख्या है, तो उसके लिए 131 सांसद हैं। तो ऐसे मुस्लिमों के लिए भी जो संवैधानिक अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, संसद में पहुंचने चाहिए। तो SC और OBC के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं ये, वो सब ख़त्म हो जाएगा। जो आज ये अत्याचार बढ़ रहे हैं केवल इसलिए कि जो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित इस्लाम मजहब है उसको ये नहीं पसंद कर रहे हैं कि समान नहीं होने चाहिए लोग, ये गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। उस गुलामी से केवल एक इस्लाम मजहब है जो लोगों को छुटकारा दिला सकता है। और संसद में यदि 110 से 115 के आसपास जब मुस्लिम पहुंच जाएंगे, संवैधानिक उन्हें तरतीब मिलेगी और उन्हें हक अधिकार से वो पहुंचेंगे, तो न्याय व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। जी, राजुद्दीन गादर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको बदला तभी जा सकता है जब इस्लाम जिस तरीके से तमाम चीज़ों को, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलता है, उसी तरीके से बदला जा सकता है।